हेलो डियर्स, वेरी वार्म वेलकम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कुछ पढ़ लिख कर आए हैं आप? यस सर। अच्छी बात है। चलिए, लेट्स टेक अ लुक एट द डिस्कशन फर्स्ट। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सर यस सर यस। द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स फलाना एंड ढिमकाना देखो ऐसा है, ऑप्शंस में आपको आइडेंटिकली आइसोमर्स दिए हैं, है ना। तो एक ज़रूर है कि एक आप पाई बॉन्ड को यहाँ लगा लीजिए, ये तो संभव ही नहीं है ना, ये तो आप भी जानते हैं। दिस पाई बॉन्ड कम्स हियर, है ना। अरे तो हाँ जी, सर यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा था हमने उसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं किया और सिंपली हमने ये देखा कि जो सेकंड वाले में सारे बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड है और जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे एक बॉन्ड की प्लेसमेंट अलग है। तो बॉन्ड इज अ सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी प्लेसमेंट अलग है, तो ये पोजीशन आइसोमर है, तो उस सेंस में हमने इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर किया है। तो सर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर क्या होगा सर? आंसर पहले सेम लॉजिक से मैंने भी स्ट्रक्चर किया था। हाँ सर, ऑप्शन 4 किया था। दोबारा बोलिए। सर यहाँ पे जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर है सर, वहाँ पे सारे बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड हैं और फर्स्ट वाले में सर एक जो नीचे वाला पाई बॉन्ड है वो क्यूमुलेटेड है। तो ठीक एक है, हाँ। बॉन्ड की, हाँ, तो एक बॉन्ड की सर प्लेसमेंट वो हो गई, मतलब चेंज है। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज, मतलब ये सॉर्ट ऑफ पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो इस सेंस में हमने इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर किया था। आर्ग्यूमेंट गलत तो नहीं है, ठीक है आपका। यस सर। कि जो प्रिंटेड है देखा तो वही जाएगा, है ना, भले ही वो इंटेंडेड हो या ना हो। ठीक है। और सच तो ये है कि ये कंपाउंड वैसे मुश्किल ही है कि एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इन सब का कोई महत्व नहीं है, दे तो रखा ही है। यस सर, वही सर। ठीक है, मान सकते हैं कि जो दे रखा है उसका आंसर 4 ही होगा। बिल्कुल ओके सर। अच्छी थॉट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सर 3। यस सर, इनकरेक्ट पूछा था। द इनकरेक्ट, हाँ, मुझे क्या करना है? नहीं सर, डाउट है। इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स आर, ओके। आपके पास सेंट्रल एटम है OH H और 2 ट्रांस लगे हैं और एक में सिस ट्रांस लगा है। पहले वाले में जिसमें 2 ट्रांस लगे हैं तो सेंट्रल एटम कायरल नहीं है, और जिसमें एक सिस और एक ट्रांस लगा है उसमें सेंट्रल एटम कायरल भी है। यस सर। बोथ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सत्य है। बोथ आर एनैंशियोमर्स, न। बोथ आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, नहीं। अगर इसके 2 मिरर इमेजेस होते तो वो ऑप्टिकल होते, है ना। एंड बोथ आर डायस्टेरियोमर्स, हाँ ये सही है, ठीक। तो भाई जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो भी डायस्टेरियोमर तो हैं ही, सही है ना। तो इनकरेक्ट रिलेशन आर 2। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर इसमें हमने थर्ड किया था, मतलब सेकंड एंड थर्ड सर दोनों फेवरेबल आंसर्स है ना सर इसमें? सेकंड कैसे फेवरेबल है? मतलब नहीं है सर, गलत पूछा है। incorrect अच्छा पूछा अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, गलत पूछा है। हाँ, तो 2 and 3 आर रॉन्ग। है। यस सर। 2 दोनों आंसर होंगे ना सर, 2 and 3 बोथ। देखो ऐसा है कि ये मोर देन 1 करेक्ट तो है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नीचे क्वेश्चन में ये भी होता, ABCD ऑप्शन में 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 ऐसा करके कुछ रहा होगा जो उड़ा दिया है ना। इस वजह से ये यहाँ पर एरर आ रही है, बट ठीक है, जैसा प्रिंटेड है उसमें 2 and 3 दोनों ही उत्तर हैं, 2 और 3। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? नॉट रियली, दे आर नॉट, है ना। सो मतलब दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमने 3 मार्क किया है और 2 छोड़ दिया है तो ज़्यादा ड्रास्टिक तो इनको एनैंशियोमर कहना है। अगर जिस किस्म के लॉजिक तुम लगा रहे हो, अगर मैं भी वही लॉजिक लगाऊं, है ना, तो क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि
अगर तुम कहते हो कि ये इनकरेक्ट नहीं है तो ये करेक्ट है, इसका मतलब तुमने घोषित किया है कि वो एनांशियोमर्स हैं। तो इनको नहीं सर। एनांशियोमर मानना पाप नहीं है। है। हाँ। और पहले तो 2 ही पढ़ा होगा, चलो तुमने 3 मार्क नहीं किया तो समझ आता है 2 पढ़ा, सिंगल करेक्ट था, आंसर आ गया, आगे नहीं पढ़ा। पर तुम 3 तक आए, इसका मतलब 2 तो तुमने पढ़ा, अनलेस तुम उल्टा पढ़ते हो चाइनीज लोगों की तरह। तो खैर जाने दो, लेकिन हाँ ऑफिशियली तो क्या है, मतलब ये सिर्फ तुम्हारी स्टाइल है लॉजिक की। और लॉजिक ऐसी मुर्गी है ना जिसकी टांग कैसे भी तोड़ी जा सकती है, कुछ जाने दो, है ना। बट ठीक है, दिस इज सर यहाँ पे मतलब पहले सर कायरल सेंटर्स ही देखे। 2 और 3 एनीवन। विवाद बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मनोरंजनार्थ मैंने तुम्हारा लॉजिक प्रस्तुत कर दिया था। बाकी तो बात तो ठीक ही है कि अगर 2 ऑप्शंस हैं तो दोनों की बात होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, और Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट सेम स्टीरियोआइसोमर। अब क्या दिक्कत है इसमें? सर डी आ रहा था। तीनों सेम आ रहे हैं। हाँ यस सर। सर, तीनों सेम आ रहे हैं, अच्छा देखते हैं। 1 2 3 हॉरिजॉन्टल आउट और वर्टिकल इन, ठीक है। Cl वही है, यहाँ पे क्या किया है, इथाइल मिथाइल और Br, अच्छा। तो पहले वाले में अगर इथाइल और Br एक्सचेंज कर लें तो यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ इथाइल। फिर मिथाइल और Br एक्सचेंज कर लें तो ये बन जाएगा। तो 1 और 2 तो सेम ही है, क्योंकि 2 ग्रुप एक्सचेंज करो तो सेम आ रहा है। यस सर। अब थर्ड को देखें तो 1 और 3 में 1 और 3 इथाइल वही है, Br और Cl एक्सचेंज करें तो Br इधर आ जाएगा और Cl यहाँ। फिर Cl और मिथाइल चेंज कर लें तो ये हमारे ये भी सही है, सब एक जैसे हैं। 1 2 3 तीनों एक सेम ही है, क्योंकि दोनों में इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके वही चीज़ बन जाती है। ठीक बोल रहे हैं। ऑप्शन 4 इज द आंसर। Answer is 4. Okay. Then 5. सर 5। मीजो 2,3 डाइफ्लोरो, क्या हो गया इसमें? इसमें डाउट है, गॉश इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है क्या इधर? क्यों? सर डाइफ्लोरो है ना, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स थोड़े ज्यादा है, तो फिर एच बॉन्डिंग की वजह से। नहीं, एक मिनट। 2,3 डाइफ्लोरो 2,3 ब्यूटेन डायोल, हाँ जी। गॉश इफेक्ट तो बढ़िया इफेक्ट है, लेना चाहिए। अब देखिए, लेकिन ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर कहीं आपको ग्लैमर दिख रहा है तो वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, होना चाहिए। एक है कि OH OH ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दूसरा है OH ने F के साथ और OH ने F के साथ कर ली तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए ना। यहाँ क्या है, F और एक सिंगल है, बड़ा आसान है। तो ये सिंगल है और ये सिंगल है ना। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, इस तरह से है। अच्छा, तो 2 या 3 में से कुछ होना चाहिए। यहाँ तक लॉजिक ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। और फिर यहाँ गॉश इफेक्ट तो एज सच आएगा नहीं। क्यों? उसमें गॉश इफेक्ट क्यों होता था? क्योंकि जो इसका जैसे F के पीछे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ हाइड्रोजन होती थी और हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करती थी उस एंटी बॉन्डिंग से, याद है आपको? यस यहाँ कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं दी मुझे, मिथाइल ग्रुप्स हैं तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन तो करेंगे नहीं। तो इसलिए वो ग्लैमर तो नष्ट हो गया किसका, वो जो गॉश पे जो है ये पीछे H के साथ एंटी बॉन्डिंग का हाइपर कॉन्जुगेशन होता था। तो अब आपके पास सबसे पहले तो काउंट करिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
ये 1 और 4 एलिमिनेट हो गए, बचे 2 और 3। इसमें भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। मिथाइल मिथाइल गॉश हैं और मिथाइल मिथाइल एंटी हैं। तो मिथाइल उल्टे हों बड़े, बल्कि मिथाइल अगर ऑपोजिट हो तो ज़्यादा अच्छा है बजाय आजू बाजू होने के। उनमें कोई गॉश इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो 3 इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा है 3। उससे थोड़ा कम है 2, उससे भी कम है 1 और 4। और आप चाहें तो 1 और 4 में भी रैंक वैंक करना चाहें तो फिर उसके भी उपाय खोजे जा सकते हैं। ये कौन कैसा है, इनफैक्ट दे आर प्रीटी क्लोज ऑनेस्टली। ओके सर। हाँ, तो 1 और 4 में 1 बेटर है ना? 1 बेटर है, 1 बेटर है 4 से, यस। एनीथिंग एल्स? नो सर। चलिए, सेक्शन बी, 1 और मोर देन 1 करेक्ट। B1 क्वेश्चन, यस सर। which of the following will form only one oxime on reaction with NH2OH solution? ऑक्साइम याद है आपको क्या बनता था? आपके पास है ये H2 ऑक्सीजन बनने के बाद कार्डेल बनने के देखना होगा। C डबल बॉन्ड NOH। ऑक्साइम जब बनता है तो नाइट्रोजन में 2 अलग अलग ग्रुप है। अब यहां पर अगर कार्बन से भी 2 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो ये OH और ये वाला ग्रुप सिस ट्रांस ऐसा हो सकते हैं, EZ हो सकते हैं। तो मुद्दे की बात है, जो अल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट कराए, अल्डिहाइड तो हमेशा गड़बड़ी है क्योंकि एक तरफ R और एक तरफ H है, तो वो तो गारंटी है 2 ऑक्साइम देगा ही सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के। लेकिन अगर आपके पास कीटोन जैसे ये है, अब इसमें अगर आप इसको एक्सचेंज भी कर दोगे सेम ही चीज़ है, सिमेट्रिक कीटोन है। इसके अराउंड देखिए, जैसा ये हिस्सा है वैसा ये हिस्सा है। तो इसमें इस डबल बॉन्ड यहाँ पे जब NOH लगेगा तो इसको सीधा रखिए, घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस विल नॉट गिव 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट दिस विल गिव यू, ठीक। तो इसमें 2 GIs, ये भी दोनों एक जैसे हैं तो इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें हल्का सा फर्क है, यहां पर पैरा पे और यहां मेटा पोजीशन पर Cl लगा है। ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग हैं तो क्या यहां ऑक्साइम बनेगा? 2 अलग अलग बिल्कुल बनेगा, यस। तो 1 और 4 देंगे 2 ऑक्साइम्स, 2 और 3 एक से ही काम चला लेंगे, इसलिए। ओके सर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, 8. सर 8। Amongst the given options, the compounds in which all the atoms are in one plane in all possible conformations, if any, is R. कैसे भी घूम लें, बेहतरीन प्रश्न है ये, और ये शीट में भी है, तो इसलिए, और ये क्लास में डिस्कस भी हुआ है, एज इट इज वही है, मॉलिक्यूल भी वही है। तो ये शीट या जो भी क्वांटाइज शीट्स आपको मिली होंगी उसमें था ये बहुत पुराना बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए याद है, हमेशा डिस्कशन में आता है। अब देखो, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये sp2 है चपटा चपाट, तो ये एक प्लेन, ये sp2 है तो ये एक प्लेन। और ये दोनों प्लेन अगर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाए तो वो ऐसे घूम सकते हैं, इस तरह से। प्लेन में रहेंगे, कॉन्जुगेशन रहेगी, और घूम जाएंगे, बुरा है, कॉन्जुगेशन खराब होगी, तो घूम सकते तो हैं, अगर पड़ जाए कस के, कहीं से एनर्जी मिल जाए, घूम जाएंगे। यहां तो बोला है ऑल पॉसिबल, कितने कठोर शब्द हैं कि मर्जी पड़े जो कर लो, प्लेन से तो बाहर जा ही नहीं सकते। इनको देखिए महाराज जी को, CCH CHH। अब ये जो एरिया है, इसमें ये sp2 है तो ये प्लेन में है, ये sp2 है तो ये भी प्लेन में है।
अल्कीन का तो वो प्लेन तो एक जैसा ही है, अल्कीन प्लेनार होता है ना। तो अल्कीन के सी डबल बॉन्ड सी और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ये सब एक ही प्लेन में रहेंगे। तो ये पूरी चीज तो एक प्लेन में है। अरे हाँ, लेकिन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अब ये ज्योमेट्री कैसी है? ये लीनियर है, पेंसिल जैसी। तो अगर ये रोटेट कर भी जाएगा तो उसी प्लेन में घूम जाए। आप कुछ भी कर लो, प्लेन के बाहर कहां जा सकता है? ये जो ऐसे ही रहेगा। यू सी दैट, बहुत चालाकी से बनाया गया मॉलिक्यूल है ना। तो ये प्लेनर रहेगा। एलीन तो देखी हुई है आपकी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, है ना। और नहीं, एक मिनट, इधर भी लफड़ा ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन है वहां पर, किटीन है तो, है ना। तो HCHCO, हाँ ये भी, ये कुछ भी कर लो, ये ऐसा है। और ये पाइबॉन्ड बाहर निकल भी गया, लेकिन ऑक्सीजन तो लीनियर ही है ना। ये भी गारंटीड प्लेनर है, ये भी कहाँ जाएगी ये? एलीन है बदमाश, इसमें दोनों हाइड्रोजन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में। तो क्लास का बहुत क्लासिकल इलस्ट्रेशन है, सब पढ़ाते हैं। देयर वी आर। सर ऑप्शन 3 भी आंसर होगा ना? हाँ होगा ना, आंसर लिखा है ना 2,3। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9। 9 Mark the correct statements. The strain caused by the close approach of atoms or a group of atoms separate from each other by the two covalent bonds is called torsional strain. 3 covalent bonds is called torsional strain. 3 covalent bonds is called steric strain. 4 is called steric strain. कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अगर 2 सही है तो 3 तो सही हो ही नहीं सकता, है ना। तो सीधे सीधे नोट्स ही हैं, है ना। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन, जैसे टिंग टैंग टिंग, CH3 CH3। ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। जब ये अप्रोच करते हैं तो इसकी कोशिश होती है अगर ये घूम जाए इसके अराउंड, जो कि 3 बॉन्ड से लिंक्ड है। अगर ये घूम गया तो वो रिलीव कर देगा स्ट्रेन, है ना। तो वैसे तो ठीक है, जो रोटेशन प्रिवेंट करे या जो रोटेशन की तरफ पुश करे, है ना, तो वो वहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन की हम बात करते हैं। उसको अगर आप ऐसे देख लोगे, जिसकी हमने चर्चा करी भी हुई नोट्स में, है ना, तो ये ठीक है। तो 2 इज फाइन, 3 इज डेफिनेटली रॉन्ग। And 4 covalent bonds is called steric strain. Yes. अगर और दूर से आ रहा है कोई दूर से ग्रुप है और वो आपस में आके क्राउडिंग कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि इनमें स्टेरिक स्ट्रेन है। ठीक है, Yes, sir, yes. दिस इज 2 and 4. Unfortunately not 2 and 3. 3 तो obviously absurd है, because 2 and 3 are mutually exclusive. This is question number 9. Then question number 10, 11. 11. Integer type. Identify the relationship between the following pairs. 4 पेयर्स हैं, इनकी रिलेशनशिप निकालनी है आपको। क्या इसमें हुआ क्या नहीं है? तो लंबा, बहुत सारा काम कराया। खाली ओरली बता दीजिए कौन आइडेंटिकल है, मैं एक बार मैच करना चाहता हूँ, मेरे लिए मिला नहीं आंसर, मैच नहीं थे। इट्स नॉट खाली ओरली, गलती पकड़ना चाहिए, मुझे करना ही होगा, तो एक बार करते हैं, देखते हैं। COOH, ठीक है। यहाँ Cl और OH, OH और Cl ऑपोजिट हैं। तो फर्स्ट जो फ्रंट कार्बन है वो तो मिरर इमेज है, कायरल वाला। पीछे वाले में COOH मैच कर रहे हैं। HH और OH ये भी उल्टे हैं, तो ये एनैंशियमर्स हैं। देख रहे हैं। फिर yes, sir. BR
CL ये तो मैच कर गया मिरर इमेज में, और FH और HF नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। तो आपने क्या किया, इस कायरल सेंटर पर एक तो ये बनाने के लिए BrCl को एक्सचेंज किया, फिर H और F को भी एक्सचेंज कर दिया। 2 exchanges on 1 chiral center mean this is same, identical है। यस सर। थर्ड को देखिए, मिरर इमेज जैसा लग जरूर रहा है पर वो चपटा है, कायरल तो है ही नहीं। तो अगर देखेंगे तो दे आर ऑल्सो सेम, व्हाट अ शेम। और फोर्थ को देखिए, इसमें तमाशा और ज्यादा है। यहां पे न्यूमैन और यहां पर वेज डैश बनाया है। अब आपको जैसे अच्छा लगे, एक तरीका है कि कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दीजिए और मैच कर लीजिए। दूसरा है कि या तो इसका वेज डैश बना लीजिए या इसका न्यूमैन बना लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। हर तरह से कर सकते हैं, है ना। और FCH3 ठीक है। तो मेरे मन में तो आता है कि इसको घुमा लेता हूँ मैं, घुमा लिया, इसको ऐसे घुमाऊंगा तो अब ये F बाहर आ जाएगी, F बाहर आ जाएगी, H नीचे है और मिथाइल पीछे है, ठीक है। और जब ये घूम के बाहर आएगा तो ये जब ये ऐसे इस तरह से घुमाऊंगा तो पीछे वाला मिथाइल सामने आ जाएगा, H तो वहीं रहेगा, और जो F है ये पीछे चला जाएगा, वो पीछे रहेगा ऐसे। इंसिडेंटली तो मैच कर गया। यस सर। दे आर ऑल्सो सेम, व्हाट अ शेम। B, C और D तो आइडेंटिकल हैं, A enantiomer है। If they are enantiomers, answer will be 1. If they are diastereomer, answer will be 2. If they are constitutional, it is 3. If they are identical, constitutional तो नहीं है कहीं, नहीं, चेक तो कर लिया, नहीं है। चल हाँ, गलती पकड़ में आ गई। वो लास्ट वाले मेरे भी सेम आया था, बट मैंने उसको गलती से 1 करके ऐड कर दिया था। बट C को मैंने 3 लिया है, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स लिए। सर वो OH अलग, जो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, OH अलग ग्रुप पे लगाए, मतलब अलग पोजीशन पे लगाए तो। हाँ सर, ये डाउट मेरा भी है सर, C वाला। क्या OH की पोजीशन अलग कैसे? OH की पोजीशन क्यों अलग दिख रही है? अबे नैफ्थलीन है वो, तू पाई बॉन्ड तो नहीं देख रहा कि ये पाई बॉन्ड से विनाइलिक से जुड़ी है, ये इधर पाई बॉन्ड नहीं है, ऐसा देख रहे हो क्या? दया कर दो, वो नैफ्थलीन है, एरोमेटिक है, उसमें ना कोई डबल है ना कोई सिंगल, डिंग 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 चल रहा है वो। ओके मेरे भाई ये बहुत बहुत सरल सी चीज़ है, तो ऐसे लिखा होता मान लो OH। रोटी की तरह पलट दो, ऐसे देखो सेम ही तो है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है ना, कोई डबल सिंगल का झगड़ा नहीं है, वो एरोमेटिक रिंग है, उसमें ना कोई डबल है ना कोई सिंगल, पाई बॉन्ड भाग रहे हैं, बस ऐसा है। सॉरी, Why should we be sorry at all? तो 4 + 4 + 4 12, enantiomer का 1 13, dangerous number 13। 12th, and this brings us to the lovely 13th. Yes, sir. There we are. How many D isomers are possible by this? अच्छी बात है। अब ये क्या है? CHO, फिर CHOH, 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 CH2OH। देख रहे हो? कैपिटल D की डेफिनेशन क्या थी? हमने कहा था जो एल्डिहाइड या अमीनो एसिड है उसको ऐसे वर्टिकल लगाओ, जिसमें एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर रखो। सर स्मॉल d पूछा सर। हाँ, स्मॉल d पूछा सर, कैपिटल नहीं। वो कायरल वाला वो कुछ कोई नहीं बोल सकता ऐसे, वो डी ही है। तो भावना समझ गई प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो समझ गए थे कि कैपिटल D पूछ रहे हैं। डेक्स्ट्रोलीवो तो कौन बता सकता है, ये तो खुद फिशर और ये सब भी ना बता पाएंगे। हाँ सर, वो कैपिटल D करके लिया था सर। बिल्कुल, हाँ नहीं ठीक बात है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। ये माइंड ने मेरे ट्रांसलेट कर दिया था उसे कैपिटल में, लेकिन लिखा भी वही होना चाहिए।
तो जो ये सबसे नीचे वाला OH ग्रुप है ना, अगर एल्डिहाइड है या कार्बोहाइड्रेट है तो OH ग्रुप राइट साइड पे, अगर अमीनो एसिड है तो यहाँ NH2 आएगा, NH2। अगर ये राइट साइड पर है तो ये कैपिटल D, छोटा कैपिटल D ऐसा है। अगर ये लेफ्ट पर है तो ये L हो जाएगा। इसका मतलब हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दी है किसकी, इस बॉटम वाले कायरल कार्बन की। अब कायरल सेंटर्स कितने बचे, 1 2 3, ओम नमः शिवाय। देखिए तो 2 × 2 × 2, 8 ऐसे हो सकते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D है, और इसे पलट दो, L कर दो, तो 8 और ऐसे हो जाएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन L है। टोटल 16 हो जाएंगे। बट डी वाले कितने हैं? CH2H का भी OH ले लिया था, 16 कर दिया था। अरे बाबा, CH वो कायरल नहीं है ना लास्ट वाला, देखिए हाँ सॉरी, लास्ट वाला कायरल नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। उसको ऐसे वो तीर बना के, प्लस बना के नहीं लिखते फिर, ठीक। 14th 15th सर 15 का आंसर मैच नहीं हुआ मेरा, 4 आ रहा था। इक्वेटोरियल पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड, P भी इक्वेटोरियल लग रहा है, Q भी, R भी, T भी। अब जो वर्टिकल है उन्हें छोड़ दीजिए, S U W वर्टिकल है, दो ये U V W, अच्छा इसको V बोलना चाहिए, और तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी T W ये है इक्वेटोरियल। बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो एक्सियल है, बाकी सारे इक्वेटोरियल है। ओके सर, मैं P मिस कर। और बताइए 16। इसमें 4 आंसर आ रहा है। Yes, 16. यस सर। अब देख लेते हैं एक बार। ऑप्टिकली एक्टिव, अब ये दोनों सेम हो गए तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है एलीन। BRCL अलग है, ये होगी। सिस ट्रांस अलग है, सिस ट्रांस सेम हो गए, ये नहीं होगी कायरल। सेम हो गए, ये नहीं है कायरल। अलग और अलग ये है, सेम हो गए, नहीं है। CH2Cl CHCl2 अलग है, CHCl2 ये कायरल है, ये कायरल नहीं है। FCl ये कायरल है, ऐसे है। यस सर। एक ही कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, इसके भी और इसके भी, तब कायरल होगा। तो 1, अरे 2, 3 और 4, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। ये 4 आ। आंसर कितना, 6 है। 6 दे रखा है। तो इनएक्टिव कर दें, 1 2 3 4 5, नहीं तभी नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर 4 ही होगा, क्वेश्चन 16 4। और कोई विचार नहीं। 17, यस सर। यस सर। total number of cyclic, structural as well as stereoisomers possible for C5H10 is, C5H10 और cyclic, एक बात आप देखें, काफ़ी स्कोप लिमिटेड कर दिया गया है। अगर C5H10 है तो एक बात तो पक्की है कि इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 1 है। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है, 1 है। 1। यस। अगर ऐसा है तो, और बोला है साइक्लिक है तो रिंग होगा, तो सिर्फ एक रिंग होगा, पाई बॉन्ड नहीं होंगे, ठीक है। 5 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड विथ अ दुम, ये तो एक ही हो सकते हैं, या 3 मेंबर्ड विथ 2 दुम। न ये न ये न ये, कोई कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है। पर यहां पर सिस ट्रांस अवश्य संभव है, सिस ये भी कायरल नहीं है। ट्रांस, इनफैक्ट
1 2 3 और 4। वैसे तुम देखो तो ये तो है ना, लेकिन इसमें क्या एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और दिस प्लस मिरर इमेज, ये म्यूजो है। देख रहे हो? यस सर। तो 1 2 3 4 5 और 6 और इसकी मिरर इमेज 7। सब कुछ ही पूछे ना, ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो पूछे हैं? हाँ, सर स्टीरियो पूछ रहा एकदम छाती ठोक के स्टीरियो पूछा है, तो 7 तो होंगे। सिर्फ ज्योमेट्रिकल देखोगे तो 6 पे शायद रुक जाओ तुम, पर उसमें जो कार्यल है उसको भी पकड़ लोगे तो 7 हैं। ऐसा है। ठीक है सर। आपकी जय हो। अरे वाह, हो गया ये। तो कुछ तो आपके स्कोर्स करेक्शन मांग रहे हैं ऑफ कोर्स, है ना, पर ये सुखद आश्चर्य है कि स्टीरियो में आपकी हालत ठीक है। मतलब स्टीरियो प्रायः ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा कष्टकारक ही माना जाता है, और बच्चे इसमें प्रायः खुश नहीं रहते। ईश्वर ने पता नहीं कैसा चमत्कार दिखाया कि आपने रुचिपूर्वक इसे पढ़ लिया। पढ़ाते समय भी सच तो ये कि मुझे काफ़ी मज़ा आया था। मतलब प्रायः आप इतने ढंग से नहीं पढ़ते कोई चैप्टर जितना आपने स्टीरियो पढ़ ली। वो आपने ढंग से पढ़ाई इसलिए पढ़ ली हमने। मैं तो ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ, बाकी चैप्टर भी हमने इतने बुरे तो नहीं पढ़ाए, है ना, पर आपने पढ़े ना पढ़े अपनी पसंदगी नापसंदगी से वो आप जाने, पर ईश्वर जाने क्यों आपको स्टीरियो इतना पसंद आ गया। चलिए खुशी है, मुझे कुछ तो पसंद आया। मतलब कल भी अपेक्षा से ज़्यादा नंबर थे आपके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो अगर आपने पूरी ईमानदारी से दिया है तो आई शुड नॉट बी डिससेटिस्फाइड विद स्टीरियो। तो अच्छी बात है, पर ये सुन के घमंड में बावले मत हो जाइएगा। स्टीरियो के ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। मैंने पहले बता दिया था आपको ईमानदारी से, ठीक है ना। तो अब ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जेई को दौरा पड़ जाए और वो स्टीरियो पूछ ले। वो जेई की तमन्ना है। लेकिन हाँ, ये सच है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाता है। जैसे आपको स्टीरियो आती है और नॉमेनक्लेचर आती है, ये दो चीज़ें ऐसी है ना, जो नॉमेनक्लेचर तो बेसिक एसेंशियल है ऑर्गेनिक में, स्टीरियो स्टाइल मारने के काम में आती है। अगर आपको सामने वाले को हैरान करना है, इम्प्रेस करना है, ऐसी वाणी में बात करनी है कि सामने वाले की धज्जियाँ उड़ जाएं, तो बढ़िया उसमें स्टीरियो का स्ट्रक्चर बनाइए, 2-4 शब्द बोल दीजिए, उछाल दीजिए, तो सामने वाले के एकदम लगता है कि अरे कुछ तो हाई-फाई हो गया। अगर आपने उसको डिकोड कर लिया है तो आपका एक कंफर्ट लेवल ऑर्गेनिक से हमेशा बना रहेगा। ये सच है। एग्जाम में नंबर कम मिले या ज़्यादा, वो बात की बात है। क्यों आएंगे मार्क्स AIR से ही, मैं फिर कह रहा हूँ। तो सबसे पहले AIR को ढंग से कर लें, वो बोर्ड में भी काम आएगी, वो जेई मेन में भी काम आएगी और जेई एडवांस तक चलेगी। सोच कर देखो साथ क्या जाएगा, AIR जाएगी 7 तक। और मैकेनिज्म इज आइसिंग ऑन द केक। 8 में से 6 क्वेश्चन AIR के, और बचे हुए 2 क्वेश्चन में आपके मैकेनिज्म भी काम आ जाएंगे, राइट। तो इतना मुझसे पढ़वाने के बाद बच्चा लोग एक भी नंबर ऑर्गेनिक में कटना नहीं चाहिए। यू शुड गेट अ परफेक्ट स्कोर। जितने क्वेश्चन है सारे बन जाए। बायोमोलिक्यूल्स रिलीज कर दिया शायद हमने। यस सर। किसी ने देखा उसे? यस सर। शुरू करना नो सर। नहीं, मुझे लगता नहीं कि आपने देखा होगा, है ना। और देख लीजिएगा एक बार, ध्यान रखिएगा। वो जितना है वो सबका सब टिंग टैंग रट्टाफिकेशन ही है। कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, कितने अमीनो एसिड, क्या है उनका क्लासिफिकेशन, ये सब बहुत छोटे छोटे, और बहुत आप देखेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस हैं। अच्छा, जो हमने रिलीज़ किया है वो पूरा नहीं है। क्या इट इज़ एग्जॉस्टिवली ऑल बायोमोलिक्यूल्स? नो। ये वो बहुत बेयर मिनिमम एसेंशियल रट्टा है। जैसे पहला वीडियो क्या है कि डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से कीटोन्स। अब आपको डेफिनेशन ही याद नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं होगा। पता है मैं पहले से, अच्छी बात है। फिर आगे बढ़िए, है ना। तो फिर बात करते हैं ट्रायोस, टेट्रोस और पेंटोस और हेक्सोसिस की, जो फिर एल्डोसिस और कीटोसिस की, फिर फंक्शनल ग्रुप के बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर इस पर क्या नाम है संख्या के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन, फिर
ट्रायोस तो है जैसा है, टेट्रोस 2 तरह के निकलेंगे, कौन कौन से, वो थ्रियोस और इरिथ्रोस। फिर पेंटोजस 2 से ज़्यादा तरह के हैं, क्योंकि एक कायरल कार्बन था किसमें, टेट्रोस में, तो 2 तरह के निकल आए। तो ऐसे ऐसे करके वो कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप कथा सुनते जाएं, मज़ेदार है वो। ठीक, एक नहीं, सॉरी गलत बोल के, 2 कायरल कार्बन किसमें, टेट्रोस में, तो वो डी और एल थ्रियोस, डी और एल इरिथ्रोस 2 बन जाते हैं 4। ऐसे ऐसे करके कहानी सुनिए। तो वो सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए कि ये एल्लोज है, ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है और ये ग्लूकोज है। ये पहली बार जब हम एक रनिंग लेक्चर में से बोलते हैं तो हम तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी उसे बोर्ड पे बनाने का वक्त लगता है बना के निकल लेते हैं। और फिर जब हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात शुरू करते हैं तो विद्यार्थी एक बार को तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि हमने बोल तो दिया है पर याद आपको नहीं हुआ है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या था, है ना। तो वो थोड़ा सा लर्न करने वाला पोर्शन है। एक बार ये आ जाता है, उसके बाद फिर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और फ्यूरेनोज और पायरेनोज स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो क्या है ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स, क्या है ये पायरेनोज स्ट्रक्चर्स, क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और इनको कैसे बनाते हैं, ये पोर्शन अभी हमने दिया नहीं है। क्यों, पहले ये तो कीजिए। अगर एक साथ सारा और दे देते तो आप वो भी न करते। तो इसलिए, और वो भी जितना सारा लिए है उतना ही वो भी है, ये भी रट्टा है और आई एम वेरी सॉरी टू से वो भी रट्टा ही है। लेकिन जो अभी मैंने आपको दिया है ये करीब 70-75% रट्टा है। जो इसके बाद में दूंगा वो मुश्किल से 20-25% है। क्यों, उसमें छोटे छोटे नाम जरूर हो सकते हैं पर कोई बहुत भयानक ऐसे मतलब बौछार नहीं है कि लो 20 अमीनो एसिड याद करो, इनके स्ट्रक्चर, इनके नाम, कि कौन प्रोलाइन है और कौन आर्जिनिन है और कौन साइटोसिन है, इस तरीके से, है ना। तो दैट यू हैव टू डू फर्स्ट। ठीक, तो पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन वो पिक्चर धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में लर्न करके हो जाएगी। आप नवंबर में बैठे हैं, अगर पूरे नवंबर भी इसको ढंग से देखेंगे, और मैं फिर कहता हूँ RSM सीरीज़ को करने का बहुत अच्छा तरीका, यदि आपके पास सुविधा है, वो तो या सुविधा क्या आपके पास, मतलब थोड़ा इंटेंशन है उसे याद करने का, 2 तरीके हैं। एक तो चाहे तो छोटी छोटी कागज़ की पर्चियों पर इसे लिख लें, एग्ज़ाम के लिए नहीं, याद करने के लिए। एक तरफ क्वेश्चन, एक तरफ आंसर, या एक तरफ फैक्ट नंबर 1, दूसरी तरफ फैक्ट नंबर 2, जो भी है ना। तो क्वेश्चन एक तरफ और उसके पीछे आंसर उल्टी तरफ, ऐसे ऐसे करके देखेंगे। पर्ची निकाली, रिवाइज किया, 4-5 पर्चियाँ जेब में डाल ली। रोज़ जैसे आपको 30 सेकंड मिले फालतू, जैसे आप क्लास में आए, आपको लगा क्लास शुरू होने में टाइम है, पर्ची निकाली, कट कट रिवाइज कर लिया। तो पर्चियों में ना ज़रूरी क्यों है, रजिस्टर में क्यों नहीं? या तो आपकी आकृति इतनी विशाल हो कि आपकी जेब में पूरा रजिस्टर समा जाए। तो ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं मेरे, जो कि मतलब इतने विशालकाय रहे हैं कि वो पूरा वो जो बड़ा रजिस्टर है वो अपनी पॉकेट में रख लिया करते थे, है ना। 1-2 ही हुए ऐसे, लेकिन हुए हैं अवश्य, है ना। तो लेकिन अदरवाइज पर्चियाँ कन्वीनियंट रहती हैं, खट से निकाला, देखा, वापस रख लिया, इसलिए। तो दैट इज़ अ वेरी, पूरे नोट्स बना लिए। नोट्स तो रजिस्टर में इज्जत से लिखे जाते हैं, ये तो पर्चियाँ बनाना हो गया एक तरह से, है ना। नोट्स बना लीजिए, जैसे आप कहिए, है ना। लगभग जैसे वो विजिटिंग कार्ड देते हैं ना लोग, उस साइज़ के छोटी छोटी पर्ची में अगर आपने रेडी रेफरेंस के लिए लिख लिया है तो वो आपके काफ़ी काम आता है। ये तब है जब आपका मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर एक कमरे से दूसरे कमरे में भी है। इसी की वजह आपको लगता है कि मैं तो इस सुबह जगते ही कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और रात तक लाला जी की दुकान की तरह वहीं बैठा रहता हूँ, तो रजिस्टर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों ही मोड्स हैं। और अच्छे विद्यार्थी को कायदे में यही करना चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा डोलने का, इधर उधर घूमने फिरने का, नाचने गाने का, टाइम पास करने का समय गया। आप जितनी बैठकी लगा सकते हो उतना महत्व है। पर ये सच है कि कोई भी इंसान, एक बूढ़ा इंसान भी अगर दिन रात एक कुर्सी पर बैठ रहेगा उसका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। और आप तो बिल्कुल यंग हैं, निश्चित रूप से आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, लेकिन फालतू कामों को मिनिमाइज करके इसी पर फोकस कीजिए। तो एक ये। दूसरा, अगर पर्ची बनाने की मेहनत ना करनी हो और आपके पास ये सुविधा हो कि आपके पास सेल फोन है, जो आवश्यक नहीं है कि हो, अगर है तो आप उसी मेरी वाणी को ही बार बार सुन लीजिए, उसी को रिपीट कर लीजिए। तो लेकिन फिर भी यदि आप अपने हाथ से पर्ची बना के करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि एक बार लिखने की जब मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट एक बार तो पढ़ेंगे, एक बार तो ध्यान से सुनेंगे, तभी तो लिख पाएंगे उसे, है ना। तो क्या हम ध्यान से नहीं सुनते? नहीं,
आप नहीं, सारे इंसानों के लिए सच है कि आपकी रील्स देखने की आदत है। हाँ, वो एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं और आंखें कहीं और हैं, दिमाग कहीं और है, सब भयंकर कैओस में चल रहा है ना। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी बार बार सुन के वो याद हो जाता है, ये भी सच है। जैसा आपको अच्छा लगे, ये आपकी अपनी कन्वीनियंस है, वैसा आप इसको करके देखिए, पर कर लीजिए, अब इसको और टालने का समय नहीं है, ठीक। अच्छा, सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अपने पास 2-4 मिनट का समय है और थोड़ी बहुत गप्पे मारना मुझे पसंद भी है, और तुम्हें तो वही पसंद है ना। तो सबसे टिपिकल मैकेनिज्म तुम्हें टफ लगे? सर लास्ट वाला क्वेश्चन सर, जहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ना, SN1 SN2 even E2 even CB। हाँ सर, बस उसमें ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन रहता है, बाकी उसके पहले वाले पार्ट में तो थोड़ा सा कंफर्ट आ गया है, वो वाले पार्ट में ही थोड़ा सा दिक्कत रहती है। Can I share a trick with you and an old experience? यस सर, यस। इस बात को भी हो गए काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, शुद्धार्थ वाला बैच था शायद ये, हाँ हो गए 15 साल पहले की बात है ना, कि हम तुमको लगो हम तो खुद ही 15 साल के है ना, तो जो भी है ना। तो मैंने मैकेनिज्म पढ़ाए। अच्छा, बड़ा SN1 SN2 even E2 ये तो मेरा बड़ा फेवरेट पोर्शन है ही सही। तो पढ़ाए, और जो है पढ़ने के बाद मैंने ये ज़रूर कह दिया था कि आपको जो थ्योरी के नोट्स मैंने लिखाए हैं वो पूरे आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपसे ये याद नहीं होंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे धुरंधर, बच्चों ने कहा हम तो वैसे ही महान हैं, NTSC स्कॉलर वगैरह हैं, तो हम तो देखते हैं और हमारी कृपा दृष्टि से ही चीज़ें हमारे अंतर मन में उतर जाती हैं। तो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने चूँकि क्लास अटेंड कर लिए तो उन्हें सारे नोट्स याद हो गए। फिर हमने कहा इलस्ट्रेशंस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, बच्चे थे भी ठीक ही थे, अच्छे स्टूडियस बच्चे थे, तो मुझे भी नहीं लगा कि उनमें कोई मूर्खता का विशेष तत्व है, जैसे ब्रेन वेव्स बार बार मुझे मिलती रहती हैं। तो फिर वो उसी स्टाइल में मैंने किया जैसे आपको भी कराया था ना मैंने, कि कुछ रिएजेंट्स और कुछ रिएक्टेंट्स लिख लिए, और मैंने कहा कि आओ देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। तो लगभग 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 50-60 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जब अगली बार क्लास में आए तो बच्चों ने कहा कि सर कष्ट तो भी बना हुआ है, मतलब तकलीफ है। मैंने कहा नोट्स याद कर लिए? कहने लगे हाँ कर लिए। अब बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे मासूम ही दिखते हैं और देखने में वो सत्यवादी ही लगते हैं, भले ही कितने महा झूठे बदमाश और मक्कार क्यों ना हो। पर उनमें एक गुण होता है कि वो बहुत मासूम चेहरे बना लेते हैं, जिसान जी जैसे, है ना। और देखने में बिल्कुल प्यारे और एकदम ऐसा लगता है कि ये ही सत्य और धर्म इनमें ही प्रतिष्ठित है। और मैं हूँ भी बेवकूफ़, तो मुझे समझ में भी नहीं आता है। तो मैंने कहा और क्वेश्चन करा देते हैं। अच्छा, अपना पसंदीदा पोर्शन अपन ने फिर से वो मैट्रिक्स बनाया, हमने 100 क्वेश्चन और करा दिए। फिर आए, कहने लगे सब पीड़ा तो अभी बरकरार है। अब मैंने कहा तुमने करीब 150 पौने 200 क्वेश्चन बोर्ड पर कर लिए, क्यों नहीं हो रहा है? मैंने कहा तुम्हें नोट्स याद नहीं है। कहने लगे नहीं हमको याद है। फिर हमने पूछे, कुल 2-2.5 पन्ने के नोट्स ज़्यादा नहीं है ना, नहीं याद थे। क्योंकि नहीं याद थे, वो थोड़ा बहुत अंदाजे से याद होना और मौके पे आऊँ कर देना, गड़बड़ वहाँ से होती है। तो फिर मैंने उनसे कहा 10-10 बार नोट्स लिखो। अच्छा, I can be nasty, you probably are not aware and some of you might be. I can be reasonably nasty when I want to. और ये तो 15 साल पहले की बात है, when I was far nastier. तो मतलब बच्चों से उठक बैठक भी कराता था, उन्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देता था और मतलब बढ़िया से बैंड में आता था उनकी। अब ये सब नहीं करते। अब उम्र के साथ साथ यू मेलो डाउन, है ना, आपको लगता है कि बच्चे बहुत छोटे और मासूम हैं, तो ये यू आर मोर ईजिली फूल्ड एंड बिगाइल्ड, है ना, नथिंग एल्स। तो बच्चों ने थोड़ा सा मिसकम्फर्ट व्यक्त तो किया, पर वो बहुत ज़्यादा मूड में थे नहीं, क्योंकि मैं 150-200 सवाल बोर्ड पे कर चुका था। तो उन्होंने खूब कस के खाई डांट, और फिर उसके बाद उन्होंने वो 2.5 पन्ने 10-10 बार लिखे। ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी है। जब उसे 10 टाइम्स लिख लिया, फिर हमने कहा आप करो। उन्होंने कहा नया कुछ ना करेंगे, जो पुराना कराया उसी को ढंग से करो। उन्होंने किया, हो गए। तो इसमें फिर आपको यही सलाह दूंगा, आप वो जो थ्योरी आपने लिखी है ना, वो बहुत केयरफुली ग्लीन थ्योरी है, वो बहुत रैंडम नहीं है और बहुत मिनिमम शब्दों में लिखाई है।
आप उस थ्योरी को 5-10 बार घिस घिस के लिख कर पूरा कंठस्थ कर लीजिए। जब आप उस थ्योरी को प्रॉपर याद करेंगे और वो इलस्ट्रेशंस जो मैंने आपको कराए थे उनको रीवर्क अपनी बुद्धि से करिए, आंसर देखे बगैर, और फिर आंसर मैच करिए। पूरी 100% थ्योरी आपको 80% कंफर्टेबल करेगी। और वो जो हमने क्लासरूम में डिस्कशन किया था वो लगभग, क्योंकि उसी थ्योरी की एप्लीकेशन है, पर वो 50-60 एग्जाम्पल देखकर आपको एक फील आ जाएगी कि हाँ किस केस में किस थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं। आपका 100% कंफर्ट इससे आ जाएगा यदि आपकी उसे मास्टर करने की इच्छा हो तो। मैं तो इस समय इसकी भी वकालत नहीं करता। अगर आपको डेफिनेशन याद है SN1, SN2, E1, E2, E1, CB की, और मोटा मोटा सुपरफिशियल जैसा आप करते हैं, अगर वो याद है, रहने दीजिए। जो मैंने आपको मेथड बताया है ये 4-5 घंटे 6 घंटे आप करेंगे तो आपका कंफर्ट आ जाएगा उसमें, है ना। पर मैं यही कहूँगा कि आपके पास 5-6 घंटे हैं तो कुछ और पढ़ लीजिए। एक बार कोऑर्डिनेशन ढंग से रिवाइज कर लीजिए, बॉन्डिंग फिर पढ़ लीजिए। पढ़ तो चुके हैं, क्या 100% नंबर आए? नहीं, फिर पढ़ लीजिए। वही चीज बाबा पढ़ते रहे, बेवकूफ है क्या? तो जब तक 100% नंबर नहीं आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, बॉन्डिंग में, जो हाईली स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, POC में ये श्योर शॉट आएंगे। POC का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये सर वही आया जो मैं नहीं करके गया था, मेरे को 99% कर लिया था, मैंने एक क्वेश्चन छूट गया था, मेरा आ गया वो। तो क्यों छूट गया था बाबू? कर लो ना उसको। जब पक्का है कि वो आएगा ही आएगा। तुम ये सोचो, अगर फिजिक्स में, मैथ्स में तुमको ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा तो कितना कीमती हो जाता है वो क्वेश्चन, क्योंकि वहां तो रिपीट कुछ होता नहीं, यहां तो रिपीट भी होता है ना। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आपको पता है अरे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 10-12। हर एक के कितने टेस्ट है? 2-3। तो 12 फंक्शनल ग्रुप, 3-3 टेस्ट, 36। तो 30 to 40 रिएक्शंस याद करके आपका श्योर शॉट एक क्वेश्चन सही होता है तो कर लो ना, क्यों रुकते हो? डू यू सी दैट? यस सर। तो अभी ऑल्दो मैकेनिज्म थोड़ा दुश्मन नंबर 1 आपको लग सकता है, पहली बात तो है नहीं, पर अगर लग सकता है अच्छी बात है, उसको लगने दो। वी डोंट हैव टू एंगेज एवरीबडी हु मेक्स ट्रबल फॉर अस। वो जयद्रथ वध याद करो, द्रोणाचार्य और अर्जुन वाला केस। हमें हर पंगे, हर ईंट को हमें साफ नहीं करना, हर कांटे को निकालना नहीं है। हमें उसको करना है ट्रीट जो सबसे पहले अपने को इमीडिएट नेक्स्ट एग्जाम में फायदा दे रहा है। ठीक है, अगर आप 12th में हैं तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो बोर्ड एग्जाम में आपको पीड़ा होगी नहीं, और जेई में ये सब पूछेगा नहीं, तो चलने दीजिए। मेन फर्स्ट राउंड हो जाएगा, उसके बाद एक दिन 6 घंटा बैठ के उसको निपटा दीजिएगा। तब कंफ्यूज हो गए तो ईश्वर ने मुझे इतना जीवन दिया तो मैं रहूंगा, फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर, और नहीं तो रिकॉर्डिंग तो रहेगी, सही देख लीजिएगा। हो जाओ, मेथड मैंने बता ही दिया आपको उसे करने का। और क्या क्या है मैकेनिज्म्स के अलावा या मैकेनिज्म के अंतिम पोर्शन के अलावा जो आपको कष्ट देता है? सर हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन वगैरह लिखना है। आपने उन्हें रटा नहीं है। चुपचाप आदि से अंत तक उन्हें रटना है आपको। तो ये आप मतलब आप चाहेंगे तो मैं फिर बोल सकता हूँ, पर बोल भी दूंगा तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा उसमें। रिकॉर्डेड सारा है, दोबारा सुन लीजिए उसे। तो वो 2-4 बार कहानी सुन के याद कर लीजिए। और कई बार मुझे तो ध्यान है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे एक बड़े अच्छे सर थे, उनिया सर करके उनका नाम था। तो वो मुझे आज भी उनकी वॉइस याद आ जाती है जब मैं पढ़ाता हूँ। तो कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, उन्होंने 12th में पढ़ाया था मुझे। तो वो बिल्कुल कैटेगरी जो मैं आपको बताता हूँ ना, कि जैसे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन 7 मेथड्स, अमीन्स 9 मेथड, ऐसे करके, तो वो ऐसे ही पढ़ाते थे। ये मैंने उनसे सीखा है। बोर्ड के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो, है ना। लेकिन जिस मेथड के साथ उनकी एक्सपर्टीज क्या थी, वो रटा बहुत अच्छा देते थे। तो वो गुण वहाँ से आया मैंने, और उसका बड़ा महत्व है किसमें, थियोरेटिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। तो वो पढ़ाया करते थे इस तरीके से। एंड
तो अल्टीमेटली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आपको वो हाइड्रोकार्बन्स वाला पोर्शन ना लर्न करना होगा, राइट? तो ये देख लीजिए, वो लर्निंग में अगर आपको लगता है कुछ बुरा लग रहा है तो फिर सुन लो उसे। थियोरेटिकल केमिस्ट्री में तो बार बार सुनना अच्छा ही है, और रिकॉर्डिंग्स का ये सुख ही है कि आपके पास उपलब्ध है, सुन लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये आपकी रिकॉर्डिंग में मैंने सुना और ये जो पोर्शन है, जैसे मान लो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये जहर लगता है मुझे, मैं तो सुनना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्या जो आपने बोला वो इतना लंबा है या इस वाणी में है या ऐसा है कि मेरे को नहीं मजा आता, मैं दोबारा बोल दूंगा। मतलब इस समय जो टारगेट एग्जाम देने वाले हैं वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हैं। अगर वो खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो, अगर वो नालायक हैं उनका भगवान ही मालिक है, फिर तो दुर्दशा ही होगी उनकी, है ना। लेकिन आप यहाँ सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब पढ़ना तो आप चाह ही रहे हैं। तो आप मेहनत करने को तैयार हैं तो थोड़ी मेहनत हम कर लेंगे एक्स्ट्रा आपके साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि ये चीज़ दोबारा ऐसा कर दो कि इसको किसी दूसरे स्टाइल में बोल दो, ये चीज़ एक बार सुन भी ली पर गंदी लग रही है, दोबारा बोल देंगे। फिर थोड़ा और एफर्ट डाल के ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे कि शायद पहले बुरी लगी थी तो अब अच्छी लग जाए, तो आपको लग जाएगी अच्छी। इतनी कला भगवान ने दी है हमें, है ना। तो फिर ये करके आप देख लीजिए। तो हाइड्रोकार्बन में आप एक बार देखो, अगर आपको लर्न करने में कोई और दिक्कत है तो आप थोड़ा मुझे फिर टेंजिबली बताओ कि मुझे, जैसे हाइड्रोकार्बन में 4 सेक्शंस हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा जोन है जो आपको पीड़ा ज़्यादा देता है, जहाँ नींद आ जाती है या जहाँ लगता है कि बिल्कुल नफरत मन में एकदम उबल रही है? अगर ऐसा है तो ये तब है जब आपने 2-3 बार उसे सुन लिया हो, तब भी अगर बच जाए तो। और अगर एक बार और सुनना बाकी है तो सुन लीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आता है। इलेक्ट्रो तो वैसे भी अभी दोबारा पढ़ाएंगी सही। हम तो फिर से नहीं कर सकते ना, एक बार क्या आपसे सुन लेना। इलेक्ट्रो में कहाँ दिक्कत आती है बताओ? तो मेनली मुझे एसआरटी, एसओपी और ई नॉट वैल्यूज कैलकुलेशन में, इस वैल्यू में। अच्छा, ये तो आसान वाले शुरू का पोर्शन ही है ये तो। हाँ, वो कॉलरॉस वाले और कंडक्टर में टाइट्रेशन वो सब आते हैं, मेन वहाँ पर ही दिक्कत है। जिसमें लोगों को दिक्कत होती है वो आपको आता है। और चलो एक बार आप कहो तो 2 मिनट लगेगा, अभी देख लेंगे ऐसे, हाँ हाँ, है ना। एसआरपी और एसओपी में क्या दिक्कत है आपको? उसकी डेफिनेशन में दिक्कत है, क्या है? कब नेगेटिव लेना होता है, मतलब लाइक मैंने आपको एक दिन डाउट पूछा था, आपको याद है? वो एसआरपी एसओपी लेकर, उसमें मैं हर बार कंफ्यूज रहता हूँ कि कब वो नेगेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट में। m से m2+ जा रहे तो एसआरपी पॉजिटिव होगा, एसओपी पॉजिटिव होगा, m2+ m आ रहे तो क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पहली बात तो आप एसआरपी और एसओपी की डेफिनेशन याद कर लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप एक तरह से लिख, जैसे मान लीजिए आपके पास है कोई भी चीज है, जैसे m गिविंग यू m++ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए जो भी E0 होगी उसे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तौर पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तव में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। उसी की बजाय अगर कुछ है, या n+ कर लीजिए, ऐसी mn+ n इलेक्ट्रॉन गिविंग यू m है, तो जो भी E0 है आप इसको SRP लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिस रिएक्शन को चुना है देखने के लिए, खुद देखने के लिए, वो रिडक्शन का रिएक्शन है। रिडक्शन के होने की टेंडेंसी बताता है SRP और ऑक्सीडेशन के होने की टेंडेंसी बताता है SOP। और जाहिर सी बात है दे आर ऑल विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, चलिए यहाँ पर हमें पता था कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हमने एसओपी लिखा है। सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा? अगर आप ऑक्सीडेशन के तौर पर देखना चाहें, क्या हो रहा है इसका महत्व नहीं है, आपकी चाहत का महत्व है। आप चाह क्या रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? हाँ, कि हो सकता है वास्तव में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, पर आपने कहा मैं तो एसआरपी देखूंगा। देख ले भैया, तो एसआरपी देख ले। अगर आप एसआरपी देखेंगे इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक। अब
अगर हकीकत में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है यू हैव चोजन टू लुक एट द वैल्यू ऑफ एसआरपी बट एक्चुअली ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। तो जो ई नॉट की वैल्यू, मान लीजिए ई नॉट की वैल्यू आती है कितनी, -0.2 वोल्ट मान लीजिए एसआरपी की, ये वो है, दिस इज द वे यू वांट टू लुक एट इट और द एग्जामिनर और द क्वेश्चन पेपर सेटर वांट्स टू लुक एट इट, और द जिसने डेटा दिया है उसने एसआरपी दे रखा है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन में यदि रिडक्शन हो जाए हाफ रिएक्शन में तो उसकी वोल्टेज आपको दे रखी है। अब हो सकता है जो एक्चुअली प्रोसेस हो रही हो उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो अगर उसमें एक ये है जो कागज पर लिखा है, एक वो है जो वास्तव में हो रहा है, आपको कैलकुलेशन उसके लिए करना होगा जो वास्तव में हो रहा है, राइट? तो वहां पे आप क्या करेंगे, ये खाली मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर हैं। क्या हो सकता है आपको किसी ने एसआरपी वैल्यू दी हो सकता है आपको किसी ने एसओपी वैल्यू दी हो, वो डेटा है उसको साइड में रख लीजिए, और आपको वॉच करना है कि जो रिएक्शन मेरे को कंसिडर करना है, जिसकी ई नॉट वैल्यू मुझे निकालनी है, उसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसमें किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन है फेरस गिविंग यू फेरिक प्लस आयरन, मान लीजिए ऐसा है। अब ये एक रिएक्शन है ना, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको डेटा दे रखा है कि ई नॉट ऑफ फेरस टू आयरन है -0.44 वोल्ट और ई नॉट ऑफ फेरिक टू फेरस है 0.77 वोल्ट्स। ये गिवन है आपको, और आपसे पूछा है कि उस रिएक्शन का वोल्टेज निकालिए, मान लीजिए। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? यस सर। क्या इसी तरह के क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हो? यस सर। ठीक है ना? अब देखते हैं कि इसमें हमें एक्चुअली सोचना और करना है क्या। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि निकालने इसकी ई नॉट है, ये क्लियर है। इसमें ऑक्सीडेशन देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, फेरस इज गिविंग यू फेरिक, उसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोई महत्व नहीं है। और दूसरा है फेरस रिड्यूस होके ही दे रहा है आयरन। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से और जोड़ दें तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। प्लीज नोट, अगर इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता। यस सर। ठीक, अब जब मैं कहता हूं ई नॉट सेल निकालनी है आपको, तो ये होता है सेल के रिएक्शन होने की टेंडेंसी बताती है सेल वोल्टेज, और अगर रिएक्शन होने की टेंडेंसी बताती है सेल वोल्टेज, तो सेल में 2 हिस्से हैं, कैथोड और एनोड, यानी कि कहीं ऑक्सीडेशन होता है और कहीं रिडक्शन होता है। तो आप कैथोड पर रिएक्शन के होने की टेंडेंसी कितनी है ये जोड़ लीजिए, और एनोड पर रिएक्शन होने की टेंडेंसी कितनी है ये जोड़ लीजिए, तो ओवरऑल रिएक्शन होने की टेंडेंसी कितनी है ये आ जाएगी। समझते हैं इस बात? यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि एनोड पे जो रिएक्शन चल रहा है वहां ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कितनी है, और आपको देखना होगा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी है? रिड्यूस होने की टेंडेंसी दिखाई पड़ेगी एसआरपी से, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी दिखाई पड़ेगी एसओपी से। यस सर। पर जो वैल्यूज आपको दे रखी है उसमें एसओपी एसआरपी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं, आईयूपीएसी का स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि कुछ नहीं दिया है तो आप उसे एसआरपी मान लीजिए, वो एसआरपी दिया होगा। ओके। तो ये एसआरपी वैल्यूज हैं। अब हम फिर कंफ्यूज हो गए, हमने कहा कि देखो ये तो ठीक है, एसआरपी दिया है और एसआरपी की जरूरत है, तो ये तो फिट हो जाएगा। कैथोड क्या था इसमें? यहां पे दिस वाज एनोड, क्यों? ऑक्सीडेशन था, एंड दिस इज कैथोड जिस पर रिडक्शन था। यस सर।
फेरस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू आयरन। नो, फेरस गिविंग यू आयरन, तो एसआरपी ऑफ कैथोड ये है -0.44 वोल्ट्स। तो ये तो डायरेक्ट मिल गया मुझे, यस सर। देख रहे हो, है ना। अब एनोड का एसओपी चाहिए, एनोड का चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या एसओपी, है ना। एनोड का मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, वो कैसे देखूंगा मैं? अब तुम यहां पे देखो तो आपके पास एनोड में फेरस से फेरिक जा रहा है, यहां मुझे एसआरपी दे रखा है कि अगर फेरिक से फेरस बन जाए तो इतना है। तो जब मैं ऑक्सीडेशन निकालूंगा तो मुझे रिडक्शन का उल्टा करना पड़ेगा। यस सर। तो ये प्लस 0.77 है, मैं उल्टा करूंगा तो ये -0.7 आ जाएगा। ये आ गए साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -1.21। यस सर। ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव है तो हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब फेरस अपने आप पड़े पड़े फेरिक और आयरन में टूटेगा नहीं। ये Okay, sir. ये Got it. एक स्टाइल है करने का। दूसरा बोल दो, एक लाइन और लगेगी। हाँ। इसकी बजाय कई बार लोग लिखते हैं ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्यों लिखते हैं? कैथोड पे रिडक्शन ही होना है और एसआरपी दे रखी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और क्योंकि दिया होता है एसआरपी तो रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा, इसलिए माइनस लगाकर यहां यूज कर लेते हैं। तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना, जो दिया है। और ये क्या है? ये है गिवन एसआरपीज। तो ये एक ब्लाइंड सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, लोग इसलिए इस फॉर्मूले को भी पसंद करते हैं। पर अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाए तो उस वजह से मैंने पूरा आर्ग्यूमेंट आपको बता दिया, ऐसे करते हैं इसे। ओके सर, नाउ गॉट इट, थैंक यू सो मच। सर इसमें एक डाउट था। हाँ बोलिए। सर जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगर सेल दिया होता, हाँ। एंड सर सेल से अगर मैं उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जब रिएक्शन लिखता हूँ तो ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होते हैं उसमें मेरे जो एन फैक्टर है वो कभी गलत आ जाता है, क्योंकि कभी मैं फैक्टर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एन फैक्टर भी उससे चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो कैंसिल होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें 2 है, यहां तो आपको सेल वोल्टेज निकालने में तो एन फैक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। सर सेल वोल्टेज, सेल वोल्टेज में देखिए हमने कहाँ एन लिया, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, कि हमने उसे कहीं कंसिडर किया? नहीं। आप कहेंगे आपने तो कंसिडर नहीं किया, मैं तो कंसिडर कर लेता हूँ, इसीलिए गलती हो जाती है। उसे कंसिडर भी सेल वोल्टेज में गलती नहीं होती, मतलब इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में जब वो नर्स इक्वेशन यूज करते हैं तब नर्स में डेल्टा जी निकालने में एन का महत्व है। हाँ, वहाँ पे जब सेल दिया होता है उसका जब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन लिखता हूँ तो उसमें कभी कोई फैक्टर जैसे मल्टीप्लाई हो जाता है तो एन फैक्टर पूरा चेंज हो जाता है। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ था तो 2 हो गया, मैंने सपोज 2 मल्टीप्लाई नहीं किया तो 1 1 ही दिखता मुझे, 1 1 कैंसिल हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें एनोड में लिखा है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए अगर हाफ रिएक्शन है तो उसमें एन साफ साफ दिख जाएगा। अगर आप उसे 2 से या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से या 4 से मल्टीप्लाई होता हुआ दिख जाएगा वो, तो पूरा रिएक्शन। ठीक। अगर आप 2 हाफ रिएक्शंस सॉरी ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर रहे हो तो एन क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए वो एन है। हाफ रिएक्शन में यहां 1 था, यहां 2 था, ऐसे नहीं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू हैव कैंसिल्ड, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकता हूं। एक और ऑप्शन थी कि मैं 1 को 1 ही रहने दूं और इसको 2 से डिवाइड करके फिर जोड़ दूं। तो अगर मैंने नीचे वाले रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया होता और ऐड किया होता तो 1 1 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल होता। यस सर। उस केस में एन की वैल्यू 1 आ जाती। यस सर। दोनों सही है, दोनों एक ही चीज है। सेम इक्वेशन को नर्स में भी अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गड़बड़ तब होती है जब आप आधी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, आधी को खा जाते हो, तो वो गड़बड़ होती है। और ये भी ध्यान रखना, अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बदल जाएगा।
मान लीजिए आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, लेकिन जब नर्स इक्वेशन में क्यू लिख रहे हैं उस समय आप 2 से डिवाइड करना भूल गए। उस समय आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्यू लिखा किसी और रिएक्शन के लिए और एन लिखा किसी और रिएक्शन के लिए। और क्योंकि आप जल्दी में हैं और ओरली कर रहे हैं और आपने उसको लिख कर नहीं किया है, तो ये मिसमैच अगर या तो आधे रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया, आधे में नहीं किया, या क्यू किसी और के लिए लिखा और एन किसी और के लिए लिखा, तब ये गड़बड़ होती है, जब आप जो कंफ्यूजन आपका है। तो केयरफुली अगर आप ना 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, स्टेप्स लिख लो प्रॉपर रिटन में, आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। उसके बाद ओरली भी करोगे तो आपको स्पीड आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। बट जस्ट राइट डाउन एंड प्रॉपरली विथ एवरी स्टेप राइटिंग डाउन, सॉल्व 3, 4, 5 क्वेश्चंस, यू विल बी ओवर विद दिस। ओके, एक्सक्यूज मी सर, सर एडिटर सर को ये लास्ट वाला जो आपने एक्सप्लेन किया उसको कट करने से मना कीजिएगा रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं इसको नोट करना चाहता हूँ आपने जो कहा था। अच्छी बात है। तो क्या ये लास्ट का डिस्कशन हम उड़ा देते हैं? नहीं सर, जो अगर जैसे अभी ये चल रहा है आपने ये तो चलेगा। अच्छा, वो गप्पाबाजी चलती है वो तो मैं कर देता हूँ। जो मेरे एडिटर हैं वो कह रहे हैं कि काम की कुछ बात होती है तो रख लेता हूँ और गपशप चल रही होती है तो उड़ा देता हूँ, है ना? तो रख लेंगे वही, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास खत्म हो चुकी है, जिनको जाना हो ऑफ कोर्स वो जा सकते हैं, है ना? और कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से बात, हाँ बोलिए खुशी जी। सर मुझे सीएफटी और वीबीटी में कोऑर्डिनेशन में उसमें प्रॉब्लम आती है रिवाइज करते वक्त, तो मेरे को वो 104 क्वेश्चन जो आपने कराए थे वो रिपीट करने चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो एक बार बहुत सॉलिड है, वो एक बार कर लो आप। और उसमें क्या है, उसमें खुद भी इंटरनल रिपीटेशन काफ़ी है। अगर आप उसे अच्छे से कर लोगे ना, ये लगभग कितना टाइम लेगा, थ्योरी प्रॉपरली पढ़ना रफली 20-30 मिनट्स, है ना? और वो 104 क्वेश्चंस प्रॉपर करना और उसका डिस्कशन वॉच करना, इट्स अराउंड रफली a 2 आवर साइकिल, क्योंकि डिस्कशन भी आप वॉच कर रहे हो तो 2x स्पीड में कर सकते हो आराम से, है ना? तो 2-3 घंटे की एक साइकिल है, लेकिन ये आपका एकदम पक्का हो जाएगा और वो बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो प्लीज़ डू दैट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यस सर, बिल्कुल, राइट। चलिए, हैव अ नाइस डे, फिर आगे मिलते हैं और आगे बातें करते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, हैव फन।